यस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा। मैं आज आप बच्चों को पाठ नंबर 18 में हिंदी का जो भावी रूप जो टॉपिक है वह बताऊंगा कि वर्तमान समय में जो हिंदी का जो रूप है वह क्या है। और तो यह टाइम पे आपकी संस्कृत और हिंदी मिक्स बोली जा रही है, उर्दू और हिंदी मिक्स बोली जा रही है। प्रादेशिक शब्द भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके रूप में हिंदी बोली जा रही है। और इस दृष्टि से हिंदी को बहुत ही दीन भाव से समझा जाना भी बेकार है। ऐसा नहीं है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसका जो रूप है उसमें कोई विचार ना किया जाए। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में 1963 में एक गोष्ठी हुई थी। वहाँ पर डॉक्टर बाबूराम सक्सेना साहब ने जो अपना भाषण जो प्रस्तुत किया था, वो भाषण का मैं जरा आपको बताता हूँ क्या उन्होंने कहा था। वह बोले थे कि जब सन 1950 में हमारा संविधान बना तो उस संविधान के द्वारा हिंदी भारतवर्ष की राजभाषा स्वीकृत हुई। सन 1947 से हमको स्वतंत्रता मिली थी। 3.5 वर्ष तक यह संघर्ष रहा और इस संघर्ष की एक पृष्ठभूमि है। संपूर्ण भारत में एक सभ्यता रही है, एक संस्कृति रही है, और वह सभ्यता और संस्कृति संसार की सभी प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे ऊंचा स्थान पाती है। और यह भी कोई नहीं कह सकता कि भारतवर्ष का जन्म अफ्रीका के नीग्रो के समकक्ष 5000 वर्ष पूर्व की मोहनजोदड़ो में की खुदाई से जो हमको प्राप्त हुआ, वह बताता है कि हम सबका जो इतिहास है वह 5000 वर्ष पुराना है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह इतिहास और भी पुराना है। 5000 वर्षों में तो ऐसा नहीं हो सकता कि भारतवर्ष का व्यक्ति किसी दूसरे देश में ना गया हो। और यहाँ पर हमारे संबंध में ना तो ऐसे कई अनेक पुराण मिलते हैं, यहाँ का जो जन है वह भी बहुत प्राचीन है, और जो सभ्यता और जो संस्कृति है वह भी बहुत प्राचीन है। और जब प्राचीन संपर्क की भाषा अपने देश में मिलती है तो वह हमको देववाणी संस्कृत के रूप में मिलती है। और एक जमाने में पाली से मिलती जुलती राष्ट्रभाषा नहीं होंगी, परंतु जब सम्राट अशोक साहब के शिलालेखों की भाषा पढ़ेंगे तो पाएंगे कि स्थान स्थान पर थोड़ा अंतर मिलेगा। वह पाली के समकक्ष कोई रही होगी। उसका प्रमाण यह है कि अशोक ने अपनी पुत्र और पुत्री को सिंगल द्वीप पर भेजा था और वहाँ यह प्रचार किया। वह भाषा पाली थी। वह भाषा उत्तर प्रदेश की भाषा थी। 12वीं शताब्दी में फकीर संत काम कर रहे थे। जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वह वो भ्रंश भाषा थी। और इस देश में आपकी उर्दू कोई भाषा नहीं थी, क्योंकि उर्दू का जो रूप भारत में मिलता है वह में जो हमको उर्दू दिखाई पड़ती है वह दक्षिण भाषा का थोड़ा बहुत पुरुष में दिखाई पड़ता है। वह सारे का सारा पुट खड़ी बोली में भी है और वह भाषा है उत्तर प्रदेश की। उसमें तमिल तेलुगु के शब्द नहीं हैं, जबकि हिंदी वहाँ बताई जा रही थी, हिंदी बोली जा रही थी, लेकिन वहाँ की भाषा फारसी थी। 10वीं सेंचुरी में वली साहब ने यहाँ की शायरी की तब फारसी और उर्दू पर जोर दिया, और परंतु अब उर्दू और फारसी यहाँ की भाषाएं नहीं हैं। अब हमारे देश में हिंदी का नया रूप क्या होना चाहिए, यह प्रश्न हमारे सामने है। यह प्रश्न सन 1945 में ये प्रश्न का समाधान ढूंढने की कोशिश की गई थी कि कोशिशें की गई थी, और यह है कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, परंतु वह देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। जब कोई सामग्री न मिलेगी तो संस्कृत का आधार लिया जाएगा, परंतु अन्य भाषाओं को भी स्वीकार किया जाएगा। किसी भाषा को अगर हम विकसित करना चाहते हैं तो हमको उसे वहाँ की राजभाषा बना देना चाहिए। एक ज़माने में जब अंग्रेजी राजभाषा बनी तो उसे प्रश्रय मिला, और
हमारा अंधविश्वास है कि राजभाषा का जिसको अधिकार मिल जाता है उसे एक बेस मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। और उत्तर भारत में फारसी थी, फिर उसके बाद आपकी उर्दू आई राजभाषा के रूप में, परंतु वह कचहरियों में चली, दफ्तरों में चली। परंतु धन्य है हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए तो उन्होंने देवनागरी लिपि स्वीकार करा ली और हिंदी फिर दिखाई पड़ने लगी। भारत में भी हिंदी और उर्दू का एक द्वंद्व है जो दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी ने उर्दू और हिंदी के झगड़े को बड़ा बढ़ावा दिया। यह हिंदी उर्दू का जो झगड़ा केवल उत्तर भारत में ही नहीं था, महाराष्ट्र और दक्षिण के विद्यार्थियों को भी हिंदी और उर्दू का झगड़ा समझ में नहीं आया। संविधान ने भी निश्चय किया कि देवनागरी लिपि होगी और शब्दों के लिए हम संस्कृत का भाग लेंगे। पारिभाषिक शब्दावली के लिए हम शब्द साहित्य हमें चाहिए जो कि संस्कृत से लिए जाएंगे। भाषा बनती है साहित्य से जब गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु भाषी हिंदी में लिखने लगेंगे तब साहित्य बनेगा, है ना। और जब आपका साहित्य बनेगा तो फिर उसको प्रसारित होने से उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और जब हम किसी एक मातृभाषा में बात करते हैं तो दूसरी भाषाओं पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है और उसको कोई नहीं रोक सकता। जब एक भोजपुरी भाषी स्टैंडर्ड हिंदी में लिखने का प्रयत्न करेगा तो उसकी भाषा पर भोजपुरी का प्रभाव जरूर दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार जब तमिल और तेलुगु वाला भी जब हिंदी को पढ़ेगा या उसको लिखेगा तो उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जब मंत्रालय में एक आपका बाबू हिंदी में कार्य करेगा और उसके नीचे काम करने वाला भी हिंदी में लिखेगा तो एक तमिल भाषी जो है वह हिंदी लिखेगा तो लोअर डिवीजन क्लर्क 2 शब्द अपने उस मैनेजर के जरूर लेगा। अगर वह 1-2 शब्द गलत लिखेगा तो उसकी यह मजा ना होगी कि यह कहना कि यह चीज़ सही नहीं है, यह भाषा गलत है। हिंदी पर ये सारे प्रभाव पड़ेंगे, परंतु जब आप उसमें साहित्य को कहेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे तो उस भाषा पर प्रभाव पड़ेगा और यही भाषा भारत का भावी रूप है। वर्तमान रूप तो उत्तर प्रदेश की भाषा और वहाँ पर अवश्य भावी प्रभाव पड़ने वाले हैं, परंतु जब इस भाषा को 90 करोड़ भाषाभाषी इस्तेमाल करेंगे तो उनकी भाषा का प्रभाव पड़ेगा और वही हमारी भावी भाषा का रूप होगा, लेकिन वह ज़्यादातर भिन्न न होगा। स्टैंडर्ड भाषा का एक अपना एक रूप होता है जिसकी कोई ज़्यादा व्यस्त नहीं कर सकता। संस्कृत की शब्दावली, देवनागरी लिपि, प्रांतीय भाषाओं के प्रभाव, ये सारी चीज़ें हमारी हिंदी में दिखाई देंगी। और हमारे सारे लोग महात्मा गांधी को अपना नेता मानते हैं, उनका नाम लेकर उनकी सौगंध खाते हैं। वे चाहते थे कि देश में जो कमज़ोर है, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, उनको भी देश की संस्कृति बनाने का कुछ तो अधिकार होना चाहिए। उसमें बहुत से थोड़े सोच वाले लोग आते हैं, परंतु भाषा की दृष्टि से मैं उर्दू वालों को छोटी सोच का मानता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ की उर्दू उस प्रदेश की भाषा हो पाए। कम से कम हिंदी प्रदेश में उर्दू राजभाषा तो नहीं हो सकती। हमने प्रतिपादकों से कहा है कि उसका एक ही उपाय, आप संस्कृत के अक्षम शब्दों को ग्रहण कीजिए और उर्दू वाले जो हैं वो संस्कृत से नफरत करते हैं। वे देश नहीं कहेंगे, वे देश कहेंगे, वे वतन कहेंगे, वे संस्कृत के अभाव जो रूप को लेते हैं, लेकिन अरबी और फारसी के शब्दों को जैसे तैसे प्रयोग करते हैं। अरबी और फारसी की ऐसी दुनिया जो संस्कृत के तत्सम शब्दों से मिली है, उनको स्वीकार करना है। वैज्ञानिक शब्दावली जो बन गई है उससे तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा, परंतु उर्दू को देवनागरी में लिखना शुरू कीजिए तो हम हिंदी वालों से कहते हैं आप फारसी भाषा के शब्दों से नफरत मत कीजिए। आप और बहुत से विद्वान का विचार है कि हमें
उर्दू के शब्दों को निकाल देना चाहिए। फारसी अरबी के शब्द जो हमारी भाषा में आ गए हैं उन्हें निकालने की कोशिश न कीजिए। जो भावी रूप बन रहा है उसे ही स्वीकार कीजिए। मतलब हिंदी को वो एक हौच पौच करके, एक मतलब मिश्रण करके, घोट घाट के एक ऐसी भाषा बना देना चाहते हैं कि उसमें सारी भाषाएं सम्मिलित हैं। जबकि यहाँ के कुछ विद्वानों का कहना है कि हिंदी को सिर्फ जो उसकी वैज्ञानिक जो उसकी शब्दावली है वही उसमें रहे, वही उसमें दिखाई पड़े, वही उसमें प्रस्तुत हो। और अब इस देश में हिंदी ने जोर पकड़ लिया है। अब उसको कोई रोक नहीं सकता। उसका भविष्य भी बहुत व्यस्त है और उस पर सभी भाषाओं के प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन उसके पश्चात उसका जो रूप बनेगा वह वर्तमान रूप से भिन्न नहीं होगा। शब्दावली थोड़ी ही भले ही भिन्न हो, लेकिन वैज्ञानिक शब्दावली में हम हजारों शब्द अंग्रेजी के ले रहे हैं। सर्वदेशिक हिंदी और प्रादेशिक हिंदी में अब कोई अंतर समझ में नहीं जान पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अब हिंदी का जो भावी रूप है वह अब बहुत ज़्यादा विस्तृत अब नहीं दिखाई पड़ता है। और मतलब कहने का तात्पर्य है कि इन सारी बातों को कि हिंदी का अब भविष्य बेकार नहीं है। हिंदी बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी भाषा तो है ही और भी जल्दी बनने वाली है। तो आज आपका ये पाठ नंबर 18 हिंदी की संपन्नता आज ये संपूर्ण होता है। और दूसरी बात कहते हैं ये पूरा पाठ केवल यही बात पर है कि हम हिंदी को विशालतम कैसे बनाएं, महानतम कैसे समझें और हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा देशों में, विदेशों में कैसे उसे प्रसारित करें, उसका जो वजूद है उसको और ज़्यादा विस्तृत कैसे करें। तो ये आज आपका पाठ संपूर्ण होता है। अब आपका लास्ट पार्ट ध्वनि के लक्षण और भाषाई ध्वनि बचा हुआ है। एक पार्ट आपका हिंदी में बचा है, वह भी मैं यही वीक बाय आपके 2-3 दिन में इसको मैं संपूर्ण कर दूंगा और आपका हिंदी भाषा का जो कोर्स है वह भी कंप्लीट हो जाएगा। और अंग्रेजी के लिए भी मैंने आपको सेंटेंस बता दिए हैं। बिल्कुल आप लोग मेहनत करें और जो अप्रोच, टेक्निक और मेथड वाले जो प्रश्न हैं वो भी मैं आप बताना प्रारंभ आज से मैं करूँगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। मैं प्रशांत DLED 4th सेमेस्टर तुम लोगों को बेस्ट ऑफ लक भी सौंपता हूँ कि आप लोगों की परीक्षाएं बहुत बढ़िया हों और मेरे द्वारा बताए गए आपके किसी भी विषय में कोई भी हम आपको अनुभवों का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों। आभार।